नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देखिए, एक अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। तो जो छोटे मन के लोग हैं वो अपने व्यवहार से जता देते हैं, बता देते हैं कि उनका मन कितना छोटा है। पद से मिलने से किसी का कद नहीं बढ़ता। तो पद मिलने से अगर किसी को ये गलतफहमी हो कि उसका कद बढ़ गया है तो बहुत जल्दी गलतफहमी दूर हो जाती है और वो दूर करने के लिए किसी और को प्रयास नहीं करना पड़ता। वो खुद ही ऐसे काम करता है, कोई ना कोई ऐसी हरकत करता है जिससे पता चल जाता है कि उसका जो पद था उसके अनुरूप उसका कद नहीं था। अब दो लोगों की बात करूंगा आज। एक भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और दूसरा भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक एकेडमिक्स से आए हुए व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। उनके बारे वो चूँकि वो पारंपरिक राजनेता नहीं है, इसलिए ज़्यादातर उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें ही कही जाती हैं। शुरू में बड़ी उम्मीद थी उनसे कि ये ऐसे व्यक्ति हैं जो एकेडमिक्स से आए हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है तो कुछ हट के करेंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं उनको भी कई मौक़ों पर उन्होंने शर्मिंदा कर दिया। ये दोनों विशेष रूप से पसंद थे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की। किस तरह के लोगों को पसंद किया जाता था कांग्रेस पार्टी में, किन लोगों को इतने महत्वपूर्ण और बड़े पदों पर बिठाया जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अर्थव्यवस्था के बारे में उनकी समझ, उनकी जानकारी, उनकी विद्वता के बारे में मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। देश की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ गई, क्या हुआ उसका, ये सबके सामने है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एकेडमिक्स में होना मतलब अच्छा विद्यार्थी, अच्छा अध्यापक भी हो ये ज़रूरी नहीं होता। अच्छा कोच, अच्छा खिलाड़ी भी हो ये ज़रूरी नहीं होता। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की जब आलोचना होती है, आर्थिक विषयों पर होती है, तो उनके आर्थिक ज्ञान पर या उनकी जानकारी पर कोई सवाल नहीं उठाता, उनकी विशेषज्ञता पर सवाल नहीं उठाता। उन्होंने जो किया उस अपनी जानकारी का, अपनी विशेषज्ञता का जो इस्तेमाल उनको भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में करना चाहिए था, उसका अभाव दिखा। उनको 1991 के जो आर्थिक सुधार हैं उनका श्रेय दिया जाता है। लेकिन उनके 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि उसका ज़्यादा श्रेय उस समय के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को जाना चाहिए। ये उनका विजन था, उनकी सोच थी, जिसको इम्प्लीमेंट किया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो ऐसे में डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर जो बातें कही जाती हैं, उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी प्रशासनिक क्षमता और किस तरह से उन्होंने राजनीति की, वो ट्रेडिशनल राजनेताओं से किस तरह से अलग थे, नहीं थे, इन विषयों पर ज़्यादा विस्तार से आज बात नहीं करूँगा। आज बात एक ही मुद्दे पर है और ये है कि रिटायरमेंट के बाद किस तरह का व्यवहार किया। पहले प्रतिभा पाटिल की बात कर लेते हैं। प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति बनी, उनकी योग्यता सिर्फ ये थी कि वो गांधी परिवार की वफादार थी। इसके अलावा उनकी कोई योग्यता नहीं थी और उनको राष्ट्रपति बनवाने में अहम भूमिका निभाई उस समय के लेफ्ट फ्रंट ने, जिसने उनका समर्थन किया। अगर लेफ्ट फ्रंट ने उस समय समर्थन न किया होता तो शायद प्रतिभा पाटिल उस समय राष्ट्रपति न बन पाती, लेकिन बन गई। रिटायर होने से जब तक राष्ट्रपति रहीं, अलग अलग तरह के विवादों में घिरती रहीं, जिस तरह के बयान दिए, जिस तरह के लोग आते जाते थे, बहुत सी बातें हुई। लेकिन रिटायरमेंट से 1 महीने पहले उनको विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों से जो गिफ्ट मिले थे, उपहार मिले थे, चाहे वो विदेश यात्रा पर गईं तब या कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आया तब, उन सबको उन्होंने 1 महीने पहले अपने परिवार के एक म्यूज़ियम में भेज दिया। अब ये बिल्कुल जो है अप्रत्याशित था। आज तक किसी राष्ट्रपति ने नहीं किया। कोई राष्ट्रपति इस बारे में सोचता भी होगा, मुझे इसमें भी शक लगता है। लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल के दौरान जो 383 गिफ्ट मिले थे, उपहार मिले थे, उनको उस संस्था के म्यूज़ियम में भेज दिया जो उनके गृह जिले अमरावती में था। और उसके बाद इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रहते हुए ही ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है प्रधानमंत्री को भी
अपना रिटायरमेंट होम बनाने का। तो सरकार की जो जो 1962 की प्रेसिडेंट की पेंशन नियमावली है, उसके मुताबिक राष्ट्रपति को रिटायर होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 5 जो आवास है, उसके बराबर के आवास का वो अधिकारी है। अगर और देश में किसी भी राज्य में कहीं भी वो ये मांग कर सकते हैं कि यहाँ हमें रहना है, इसलिए हमें यहाँ आवास उपलब्ध कराया जाए। अगर ये इस साइज़ का आवास उपलब्ध नहीं है और वो होता है 2200 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया, तो सरकार उसकी व्यवस्था करती है। लेकिन प्रतिभा पाटिल ने क्या किया, उन्होंने पुणे में डिफेंस की ज़मीन पर अपना रिटायरमेंट होम बनवाना शुरू कर दिया, और होम नहीं, महल बन रहा था। लगभग 5 एकड़ के क्षेत्रफल में जो है वो उनका रिटायरमेंट होम बन रहा था। इस पर पुणे के जो रिटायर्ड सेना अधिकारी हैं, उन लोगों ने एक संस्था बनाई, उसके जरिए पिटीशन किया और उन्होंने अभियान चलाया कि वहाँ मुश्किल हो रही है कि सेना के जो लोग तैनात हैं वहाँ पर, जवान अधिकारी, उनको रेजिडेंस नहीं मिल पा रहा है, जगह की कमी है, अपना परिवार नहीं ला पा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति सेना की ज़मीन पर कब्जा करके और अपने लिए रिटायरमेंट होम बनाए, ये बड़ी अप्रत्याशित बात थी। और जब दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और फिर केंद्र सरकार पर दबाव पड़ा, विभिन्न संस्थाओं की ओर से देश भर में हल्ला होने लगा कि भाई कोई राष्ट्रपति कैसे डिफेंस की ज़मीन पर कब्जा कर सकता है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर सकता है। ये तो बड़ी अनहोनी सी बात थी कि कोई राष्ट्रपति, वो रिटायर नहीं हुई थी उस समय तक जब ये हो रहा था, वो राष्ट्रपति के पद पर बैठी हुई थी, राष्ट्रपति थीं, उस समय उन्होंने ये काम शुरू करवाया। तो इसलिए और ज़्यादा ये जो है मुद्दा उठा, और उसके बाद आखिर में वो ज़मीन का अलॉटमेंट उनको कैंसिल किया गया, रद्द किया गया, दूसरी जगह उनको उपलब्ध कराया गई ज़मीन। ये जब गिफ्ट लेकर चली गई, जब वो रिटायर हो गई, तो पता चला कि सारी उनको जो गिफ्ट मिली थी सब वो लेकर चली गई। उसके बाद राष्ट्रपति बने प्रणब मुखर्जी। उन्होंने 14 अगस्त को उनके सचिवालय ने पत्र लिखा उस संस्था को और कहा कि जून 2013 तक, ये 14 अगस्त 2012 की बात है, उनका जून 2013 तक अगर सभी ये गिफ्ट वापस नहीं किए गए तो आगे की कार्रवाई होगी। ये पत्र जाने के बाद राष्ट्रपति भवन से वो सारे गिफ्ट जो है वो वापस आए, जो कायदे से तोशखाने में जमा होने चाहिए थे। लेकिन प्रतिभा पाटिल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे कांग्रेस के नेताओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर प्रणब मुखर्जी की जगह कोई और राष्ट्रपति होता जो 10 जनपद का नॉमिनी होता, तो शायद ये भी नहीं होता। दूसरा उदाहरण डॉक्टर मनमोहन सिंह का, अपने साथ 151 गिफ्ट लेकर वो चले गए जब रिटायर हुए। प्रधानमंत्री को ये इजाज़त है, वो ले जा सकते हैं गिफ्ट, तो उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया अगर वो गिफ्ट ले गए। अब उसमें क्रॉकरी, सिल्वर क्रॉकरी थी, कारपेट था, और इसके अलावा पेंटिंग्स थीं, अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों के दी हुई थी, अमेरिकी राष्ट्रपति, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, वियतनाम के राष्ट्रपति, इसके अलावा नेल्सन मंडेला, इस तरह की विभूतियों ने, इस तरह के बड़ी हस्तियों ने जो है वो गिफ्ट दिए थे, जिनको वो लेकर चले गए। तो गैर कानूनी काम तो नहीं किया, लेकिन एक नीयत दिखती है। जो व्यक्ति पूरे जीवन सत्ता में, सरकार में रहा हो, देश का वित्त मंत्री रहा हो, देश का 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा हो, वो आखिर कौन सी मानसिकता है जो उससे ये काम करवाती है कि उसको जो सरकारी पद पर रहते हुए गिफ्ट मिले वो लेकर चले गए। अब 2 उदाहरण इसके उलट दिखाता हूँ, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का ही। पहले राष्ट्रपति देश के बाबू राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब रिटायर हुए तो अपने साथ कुछ नहीं ले गए, बल्कि जब राष्ट्रपति थे उनके पास जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी उसको विनोबा भावे के जो भूदान यज्ञ था उसमें दे दिया। उन्होंने सरकार से कुछ नहीं लिया। और नेहरू को मैं एक पहले वीडियो में बता चुका हूं कि नेहरू उनके कितना खिलाफ थे। उनके रिटायरमेंट के बाद
जो राष्ट्रपति एंटाइटल्ड हैं जिस बात के लिए, रिटायरमेंट होम के लिए, वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। वो सदाकत आश्रम में रहे, आखिरी सांस वहीं पर ली उन्होंने, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं हुई। आज जो स्थिति है, आप कल्पना कीजिए प्रतिभा पाटिल या दूसरे राष्ट्रपतियों को, सभी को जो रिटायरमेंट के बाद जो सुविधाएं मिलती हैं, उनमें से कुछ भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नहीं मिला। उन्होंने कभी शिकायत भी नहीं की, ये सरकार को चिट्ठी भी नहीं लिखी कि हम इसके हकदार हैं, ये हमको मिलना चाहिए सरकार से, कभी नहीं कहा। दूसरा उदाहरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, 12 साल मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, उनको भी इस तरह के तमाम उपहार लोगों से मिले, देश विदेश से भी मिले, देश से ज़्यादा मिले। जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा और प्रधानमंत्री के पदभार संभालने आ रहे थे, तो उन्होंने जितने गिफ्ट उनको मिले थे, उपहार मिले थे, सबको ऑक्शन किया, ऑक्शन करके सरकार को दे दिया पैसा, एक पैसा नहीं लिया। इसी तरह से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो उनको जो भी उपहार मिलते हैं वो तोशखाने में जाते हैं। नियम यह है कि तोशखाने में उसका वैल्यूएशन होता है, उससे उसकी कीमत तय की जाती है, और अगर प्रधानमंत्री चाहते हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी का 12 साल का मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल बताता है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री पद छोड़कर जाएंगे, यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। जो उनका निजी रूप से होगा वो भी शायद छोड़कर ऑक्शन करके जाएंगे। उनको बहुत से जो भत्ते और पैसे मिले हुए थे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री पद छोड़ते हुए उन्होंने वहाँ जो मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय के कर्मचारी थे उनके परिवारों को दे दिया। तो ये चुनाव का फर्क होता है कि आप कैसे व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। पद, फिर कह रहा हूँ कि पद बड़ा होने से कद बड़ा नहीं होता, और ये बात बार बार सामने आती है। तो कांग्रेस में ये जो वफादारी की संस्कृति है, उसको जो बढ़ावा दिया जाता है कि परिवार का जो सेवक है, जो वफादार है, वो कहीं भी पहुंच सकता है। ठीक है, आपके पास जब ताकत थी आपने पहुंचा दिया, आप पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप उसको पद दे सकते हैं, कद नहीं बढ़ा सकते। प्रतिभा पाटिल ने जो किया उसके बारे में मुझे ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। उनका जो राजनीतिक जीवन अगर आप देखें तो उसी तरह का रहा है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसा किया, इस पर आश्चर्य होता है। वो जो सामान ले गए हैं वो ऐसा इतना कीमती उनमें से कोई नहीं था जो उनकी आर्थिक हैसियत का व्यक्ति खरीद ना सके बाजार से। फिर वो क्यों लेकर गए? वो एक उदाहरण पेश कर सकते थे, जैसे इससे पहले के प्रधानमंत्रियों ने किया। लेकिन ये समझ से परे है, और ये इसी से पता चलता है कि व्यक्ति जो है वो पद उसका बढ़ता जाए, शीर्ष पर पहुंच जाए, लेकिन कद उसी अनुरूप नहीं बढ़ता है। तो ये कांग्रेस के कल्चर और बीजेपी के कल्चर, या कांग्रेस के कल्चर या कांग्रेस विरोधी कल्चर, आप देखिए, उसका फ़र्क देखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण दिया मैंने, नरेंद्र मोदी का उदाहरण दिया, और प्रतिभा पाटिल और डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदाहरण। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर आप अच्छे लोगों को बड़े पदों पर बिठाते हैं तो उससे पद की प्रतिष्ठा बढ़ती है। उनका जो कद होता है वो उस पद से बड़ा होता है, और जब ऐसा होता है तब वो अनुकरणीय बनते हैं, तब लोग उनको फॉलो करते हैं, तब उनके अनुसार लोग आचरण करना चाहते हैं। तो उदाहरण आपके सामने है, किस तरह के लोगों को आपको अपना आइकन, अपना नायक बनाना है, और किस तरह के लोगों को इस सूची से बाहर कर देना है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।